Good evening, students. ये ऑडियो वीडियो क्लियर है, देख लो एक बार। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, इसको क्लियर कर देंगे अभी। देखो, तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डेरिवेशन कर लिए थे, और दो बातें हमने प्रूव की थी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। और जो एक मार्क करने वाली बात थी, जो हमने डेरिवेशन में आपको बताया था कि देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भी आया था, और उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ डिस्कशन करना स्टार्ट किए थे। में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे थक गए। ये हम लोग कर लिए थे। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is directly proportional to temperature difference between the body and the surrounding। यहाँ तक अपना लोग डिराइव कर लिए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है ना? तो उसके बाद कुछ नहीं है, जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हटा दिया तो एक कांस्टेंट आ गया। ये सब खैर हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। माइनस साइन लगाने का पर्पस इतना ही है कि बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है, मतलब डी थीटा बाई डी टी इज नेगेटिव। तो एक ये डेरिवेशन आपको दिख रहा होगा, ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ से आया? आओ पहले इसको एक बार हम लोग डिराइव कर लेते हैं। ये क्या बता रहा है, देखो। अरे यहाँ तक क्लियर हो गया था ना सबको कि रेट ऑफ कूलिंग हम, याद होगा, हमें करवा दिए थे डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टीफेंस लॉ, हम डिराइव कर दिए थे। वहां से आ गया था कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। बोलो। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी थोड़ा समझते हैं, आ जाओ। देखो, अब जैसे मान लो कि ये बॉडी है, और इसका टेम्परेचर है मान लो फिलहाल 100 डिग्री सी। कुछ आर रेडियस वगैरह का है मान लो। और जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर सपोज करो जो है थीटा एस, जो है सराउंडिंग, वो है 30 डिग्री सी। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बॉडी को छोड़ दोगे तो बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री से घट के पहले 99 होगा, 98 होगा, और धीरे 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 बहुत लंबे समय के बाद जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सी हो जाएगा। तो अपना लोग ये जानना चाहते हैं कि 100 डिग्री सी से जो 30 डिग्री सी का फॉल होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। क्या वो ग्राफ लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, या और भी कोई अलग तरह का फंक्शन हो सकता है। ठीक है ना? तो वही अपना लोग समझने वाले हैं, तो आओ अच्छे से समझाते हैं आपको। देखो ध्यान से।
हम ये मान रहे हैं कि मान लो किसी टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर है कुछ, जैसे ये सिचुएशन है, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो फिक्स ही है, ये तो बदलने वाला है नहीं, लेकिन हाँ ये लगातार चेंज हो रहा है। हम लोग ये मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पे इसका टेम्परेचर होगा थीटा, ये समय शून्य पे है, ये लंबे समय के बाद है, और ये किसी टाइम टी पे है। किसी टाइम टी पे मैंने मान लिया है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो है थीटा। देखो तो क्या लिखा जाएगा। तो हम ये लिख पाएंगे कि रेट ऑफ कूलिंग यानी माइनस डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। देखो तो सही लिखेंगे, ये कुछ कांस्टेंट है। सही लिखे ना, देख लो। किसी टाइम टी पे बॉडी के कूल करने का जो रेट होगा दैट विल बी सम कांस्टेंट इनटू थीटा माइनस थीटा नॉट। थीटा बॉडी का टेम्परेचर है, थीटा नॉट जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। बोलो। अब देखो, माइनस साइन क्यों लगाए हैं, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी इज नेगेटिव। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस के इंटू डी टी। वेरिएबल को सेपरेट कर दिए हैं, दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेट। जब टाइम था जीरो तो बॉडी का टेम्परेचर कुछ रहा होगा, मान लेते हैं कुछ थीटा वन रहा होगा, और किसी टाइम टी के बाद बॉडी का टेम्परेचर मान लो कुछ थीटा हो गया होगा। अपने को चाहिए बॉडी का टेम्परेचर किसी टाइम टी पे। वैसे इसको एक काम करते हैं, इसको थीटा इनिशियल कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। अब मुझे एक बात देख के बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नॉट। बताओ। अब ये सब काम एक, हाँ ये सब काम हम लोग कई बार कर चुके हैं। हाँ, तो ये अपना आ जाएगा एल एन थीटा माइनस थीटा नॉट, लिमिट उमिट बाद में डालेंगे, अभी थीटा और ये थीटा इनिशियल, और इधर अपना आ गया, ध्यान से देखो तो माइनस के टी आ गया। ठीक है, अब लिमिट डाल देते हैं लाके। एक बार थीटा की जगह पे थीटा और एक बार थीटा की जगह पे थीटा इनिशियल, तो ये बन जाना है, देखो तो एल एन थीटा माइनस थीटा नॉट माइनस थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। और आपको बताया एल एन ए माइनस एल एन बी इज एल एन ए बाई बी। हाँ जी। तो ये अपना बन गया एल एन थीटा माइनस थीटा नॉट बाई थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट इज माइनस के टी। चेक कर लो। थीटा माइनस थीटा नॉट बाई थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। अब देखो, आपको पता है कि एल एन एक्स अगर वाई के इक्वल है तो अपना लोग इस लिख सकते हैं
थीटा माइनस थीटा नॉट बाई थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट इज ई रेस टू द पावर माइनस के टी। अरे बताया क्या सबको ये प्रॉपर्टी? 11th वालों जल्दी रिस्पॉन्ड करो। हाँ ठीक है। बस अपने को थीटा निकालना है तो थीटा निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, देखो, थीटा नॉट प्लस थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट ई रेस टू द पावर माइनस के टी। ये अपने को क्या बता रहा है? ये अपने को बता रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ग्राफ कैसा बनेगा देखते हैं, आ जाओ। हम बॉडी का टेम्परेचर का ग्राफ टाइम के साथ प्लॉट करने जा रहे हैं। तो अगर हम t इज इक्वल टू जीरो की बात करें तो जैसे यहाँ पे t को लाके जीरो पुट करोगे तो समझ में आ रहा है कि ये वन हो जाएगा। और ये अगर वन हो गया तो ये और ये कट जाएगा, तो आंसर आ गया थीटा इनिशियल। ये है कुछ थीटा इनिशियल। और समझ में आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, लंबे समय के बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? बहुत लंबे समय के बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बताओ चलो फटाफट। बहुत लंबे समय के बाद बॉडी का टेम्परेचर घटते 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 कहाँ पहुंच जाएगा रे? जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, थीटा नॉट। इसका मतलब है एक बात है, थीटा इनिशियल से घटेगा ग्राफ और थीटा नॉट तक जाएगा। और ये अपने को समझ में आ चुका है कि इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनना है वो बनना है एक्सपोनेंशियल। तो ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ ऐसे घटेगा। बात समझ में आया क्या? एक बात तो समझ में आ गया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। लेकिन टेम्परेचर कैसे घटेगा, उसका घटने का नेचर कैसा होगा, तो वो ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियली ग्राफ घटने वाला है। ठीक है। अभी कुछ देर में ये हमारा ना एक न्यूमेरिकल भी, न्यूमेरिकल में सोचने का तरीका भी बनेगा। इसको फिलहाल ऐसे करके छोड़ लेते हैं। थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट इन पावर माइनस 80। और चाहो तो अच्छा है कि ये थीटा जहां जहां आ रहा है ना वहां थीटा फाइनल कर दो। ये हमारा भी न्यूमेरिकल सोचने का तरीका बनेगा आगे, अभी नहीं, थोड़ी देर में हम समझाएंगे इसको। थीटा फाइनल माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा इनिशियल माइनस थीटा नॉट इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस के टी। अरे सही लिखे हैं क्या, देख लो। थोड़ी देर में हमारा ये न्यूमेरिकल का तरीका बनेगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, ठीक है ना? मेरा ग्राफ, मेरा मतलब था आपको ग्राफ समझाना, वो मैंने आपको समझा दिया है। आओ थोड़ा हम वापस चलते हैं एक बार। अब ध्यान से देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो है जो है कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या क्या है देख लो। कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग जो है वो छोटा होना चाहिए, याद करो। वैसे ये क्यों होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या? अरे याद करो, जब हमने डेरिवेशन किया था तो हम लोग बाइनोमियल लगाए थे, कुछ याद आ रहा है क्या? और बाइनोमियल तब लग पाएगा जब डेल्टा थीटा की वैल्यू, याद आ गया ना वो कहानी?
है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये सब इसके लिमिटेशंस है जो आपको ध्यान रखना है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो जरा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इक्वेशन गायब कर रखा है। यहाँ ना एक इक्वेशन था जो मैंने लिखा नहीं है, अब हम लिखेंगे। अब हम कह रहे हैं कि ध्यान रखिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के प्रॉब्लम को करने का दो तरीका होता है। एक है अप्रोक्सीमेट तरीका और एक है एग्जैक्ट तरीका। तो पहले आप देखो, हम बता रहे हैं आपको कि अप्रोक्सीमेट मेथड फॉर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। ये कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे है, तो क्या करते हैं इसमें, ये हम जो बता रहे हैं अप्रोक्सीमेट तरीका, ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है। एग्जैक्ट तरीका थोड़ी देर में हम बताएंगे। लेकिन हाँ, अब बच्चे कहते हैं कि सर इसको कहाँ लगाना है, उसके लिए कुछ हिंट है। हिंट कैसे हैं, जैसे जेई मेन वगैरह में आता है, तो आप ये एग्जैक्ट जो अप्रोक्सीमेट वाला तरीका वो लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका आंसर एलएन वगैरह में दिया है, तो आपको समझ जाना है कि अप्रोक्सीमेट वाला मेथड नहीं लगेगा। कि जो एग्जैक्ट वाला मेथड है उसमें लॉग वगैरह के टर्म का इस्तेमाल होगा, अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको। तो पहले हम बता रहे हैं आपको कि अप्रोक्सीमेट वाला मेथड कैसे यूज करना है। ध्यान से देखो, याद करो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता था, फिर से एक बार देखो जरा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि जो डी थीटा बाई डी टी होगा, दैट विल बी माइनस के इन थीटा माइनस थीटा नॉट। कि डी थीटा क्या है, जो बॉडी के टेम्परेचर में बदलाव आया। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ डी थीटा लिख रहे हो, यानी कि थीटा का जो बदलाव होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। 1 2 5 होना तो बड़ा अच्छा आंसर आएगा। जैसे जैसे ये चेंज आप बढ़ा लेते जाओगे, तो रियल आंसर और अप्रोक्सीमेट आंसर में डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा, है ना। ये ध्यान रखो, 2 डिग्री का चेंज अगर बोलता है तो अच्छा आंसर आएगा, 10 डिग्री का चेंज लोगे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना जरा। तो अप्रोक्सीमेट वाले मेथड में डेल्टा थीटा को लिखा जाएगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाई dt को हम लिखेंगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये पूरा कांस्टेंट ही है, तो हम एक नया कांस्टेंट यहाँ पे यूज कर लेंगे, अल्फा यूज कर लो, के यूज कर लो, कुछ भी कर लो, तो हम के यूज कर देते हैं। थीटा क्या था, हाँ जी, व्हाट इज थीटा। नहीं, ध्यान से देखो, डी थीटा बाई डी टी, हाँ डी थीटा बाई डी टी थीटा है। थीटा किसका टेम्परेचर है, बॉडी का है सराउंडिंग का, बॉडी का। लेकिन बात आता है कि भैया बॉडी, जैसे मान लो बॉडी का टेम्परेचर 70 से घट के 60 हो गया, तो सर कौन सा ले हम, क्या हम 70 ले या हम 60 ले, नहीं, आपको दोनों का एवरेज लेना है। जहां जहां पे थीटा आ रहा है ध्यान रखें, थीटा बॉडी का टेम्परेचर है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कौन सा लेंगे, एवरेज वाला। मतलब थीटा फाइनल प्लस थीटा इनिशियल बाई 2। बोलो बात सही है, क्लियर हुआ क्या।
तो बच्चों के दिमाग में आएगा ना जी कि 70 से 60 हो रहा है तो कौन सा ले, 70 वाला ले, 60 वाला ले। तो आपको दोनों का एवरेज लेना है, ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेट तरीका हम बार बार कह रहे हैं। और ये तो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो चूंकि पहले ही बोल दिया है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए तभी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा। तो भी है उसको वैसे ही छोड़ देना। ध्यान रखें ये अप्रोक्सीमेटेड तरीका है। जितना टेम्परेचर का चेंज छोटा होगा आंसर आपका उतना ही अच्छा आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आओ थोड़ा आपको हम समझाते हैं। करते हैं, आ जाओ देखो इधर। कह रहे हैं कि बॉडी जो है 40 डिग्री सी पे है। एक काम करो, छोड़ो, हम एक दूसरा आपको करके दिखा। A body cools from 70 degree C to 60 degree C in 10 minutes. Then how much time it will take to cool from 60 to 50 degree C? सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं कि है 30 डिग्री सी। पहले मुझे एक बात बताओ, जो टाइम आएगा वो 10 या 10 से ज्यादा या कम, पहले ये थियोरेटिकली बताओ। और निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से सुनना। तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल कितना हुआ देखो तो। पहला डेटा को यूज करो, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल क्या आया बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल क्या लिखोगे बॉडी का। थीटा फाइनल 60 है, थीटा इनिशियल 70 है, तो दोनों का डिफरेंस लेना है, तो -10 हो गया। इसमें क्या सोच रहे हो। डिवाइडेड बाई टाइम, 10 मिनट आपने बोल ही रखा है तो 10 ही डाल दो। सम कांस्टेंट, बॉडी का टेम्परेचर क्या लिखोगे जल्दी बताओ। थीटा की जगह पे क्या आएगा। ऑब्वियसली ये प्लस ये बाई 2 यानी कि 65 हो गया, और -30। इसको वैसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं करना है इसमें, वैसे का वैसे ही छोड़ दो इसको। अब सेकेंड डेटा को यूज करेंगे। बताओ, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल क्या लिखा जाएगा। -10 लिखा जाएगा। टाइम कितना लगा इस बार निकालना है, तो टी छोड़ दिए। हाँ समझ में आएगा कि जो टी अपना आने वाला है वो किस में आएगा। बताओ।
अरे जब ये वाला मिनट में है तो ये वाला भी मिनट में ही होगा। के को के रहने दो। थीटा की जगह पे इस बार क्या आएगा? हाँ, इस बार 55 आ जाएगा। और वो तो खैर 30 है ही है। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। जैसे डिवाइड करोगे तो मुझे लग रहा है कि टी ऊपर चला जाएगा क्या? देख तो, ये टी ऊपर चला जाएगा। मुझे लग रहा है ये बन जाएगा T/10। के और के तो कट जाएगा। ये अपना 35 और ये हो गया 25, यानी कि 35/25 कितना हो गया ये 7, ये 5, ये 2, यानी टाइम की वैल्यू आ गई 14 सेकेंड। अब कितने बच्चों ने थ्योरेटिकली बताया था कि आंसर 10 से ज्यादा आएगा? ईमानदारी से बता दो, झूठ मत बोलना। कितने बच्चों ने थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया था कि टाइम 10 से ज्यादा आएगा? दो ही बच्चे ने। चलो, काफी बच्चे ने कर लिया था ये, लेकिन ध्यान रखो, हम बार बार कह रहे हैं हो सकता है कि रियल आंसर इससे थोड़ा अलग हो। ठीक है ना? जैसे एक दो क्वेश्चन और कर लेते आओ। 70 डिग्री सी से 60 डिग्री सी जाने में टाइम लगा अपने को 10 मिनट। तो अगले 10 मिनट में टेम्परेचर क्या होगा, अपने को जानना है। एक सराउंडिंग टेम्परेचर एज 25 डिग्री सी। चलो जल्दी बताओ, अच्छे से कैलकुलेट करके बताना। एकदम बढ़िया से सोच के, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हो। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा काम का टॉपिक है ये, कई बार क्वेश्चन आता है। वो हम पहले बार बार बोला करता था हम लोग, चलो भाई। पहले थियोरेटिकली सोच लो कि जो टेम्परेचर आएगा वो 50 से ज्यादा आएगा, कम आएगा या इक्वल आएगा। उसके बाद एग्जैक्ट निकाल लो। पहले अप्रोक्सीमेटली थियोरेटिकली सोच लो, और उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद आप बताओगे कि एग्जैक्टली कितना आएगा। पहले थियोरेटिकली सोच लेना, उसके बाद एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना।
हाँ जी, सारे ट्राई कर लें, बिल्कुल होना चाहिए। वो छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत काम का टॉपिक है ये। हाँ जी, देख लो क्या सारों का आ गया है ये। बच्चों ने तो कर दिया है। तो सबका हो गया क्या, देख लो। 2 पॉइंट समथिंग, अरे वही समथिंग तो चाहिए अपने को। 2 पॉइंट। चलो, तो समझा देते। वैसे तो आ गया -10/10, दैट मस्ट बी इक्वल टू के। और इन दोनों का एवरेज हो गया कितना, 65 - 20 तो 40। तो वैसे ही छोड़ दो। अगला मान लेते हैं कि थीटा टेम्परेचर होगा, तो लिखेंगे थीटा -60/10, दैट मस्ट बी इक्वल टू के थीटा +60/2 -25 का नाम इक्वेशन नंबर 2 करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही अपना काम आ गया। तो 10/60 माइनस थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 40/थीटा/2 +5। आ गया देख जरा। 5 थीटा +50 इज इक्वल टू 2400 -40 थीटा। यानी कि 45 थीटा इज इक्वल टू 2350। और यही क्या, देख लो। तो यही आ रहा है क्या। तो ये आप लोग कह रहे हो कि आ रहा है 52.2। अब सुनो, ये तो हो गया, चलो ठीक है जो है। अब हम एक ही प्रॉब्लम को ना दो तरीके से करके देखेंगे। एग्जैक्ट वाला तरीका और अप्रोक्सीमेटेड वाला तरीका। अब एक काम करो तो, इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप अप्रोक्सीमेशन से निकाल लो, कितना आता है निकाल लो तो। इस क्वेश्चन का आंसर एक बार आप अप्रोक्सीमेशन से निकाल लें। एकदम इस बार एग्जैक्ट निकालना, ठीक है ना, कोई ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन यूज मत करना। और आप मुझे सोच के बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा।
14 मिनट आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं। और ये सब देख लो, क्या आंसर आ रहा है। तो ठीक है भाई, आप कह रहे हो कि अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला अगर हम लगा ले तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, बोलो क्या लिखा जाएगा। तो -5 हो गया, बाई 10 हो गया, सम कांस्टेंट हो गया, और इन दोनों का सम बाई 2 कितना आ जाएगा। बोलो। 37.5। और माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है 20, यानी कि 17.5 ना। चलो फिर अगला। अब कह रहा है फिर वही, तो -5 बाई टाइम इज इक्वल टू के। और बताओ बॉडी का टेम्परेचर क्या ले, 35 + 30/2 कितना हो गया लगभग। -20 कर दो, कितना आ गया कुल मिला के। 12.5। दोनों को डिवाइड कर लो, तो T/10 मस्ट बी इक्वल टू 17.5/12.5। तो लगभग ये तो 175/125 ही हो गया। तो टी कितना आ गया लगभग, बोलो जरा मुझे। 14। चलो भाई, मिनट में था ना, क्या आ गया। देखो हाँ, एक बात है तुम्हारे मन में, वैसे एक बात बताओ, आंसर जो आया होगा वो एग्जैक्ट आंसर से आंसर बहुत डिफर करेगा या बहुत थोड़ा बहुत डिफर करने वाला है। हाँ, क्योंकि ना टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ कम कम ले रहा है, देखो 5 का डिफरेंस है। तो जितना डिफरेंस कम लोगे, आंसर उतना एक्यूरेट के नजदीक आएगा। अब हम आपको ना इस क्वेश्चन को एकदम एग्जैक्ट तरीके से करके दिखाते हैं, देखो तरीका क्या है उसको सॉल्व करने का। अब उसके लिए एक बार इसको देख लो। तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए तो हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। देखो, डेल्टा थीटा फाइनल इज डेल्टा थीटा, सॉरी, इज डेल्टा थीटा इनिशियल। और ऐसा आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगा, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया है। डेल्टा थीटा फाइनल का मतलब क्या हुआ, ये डेल्टा थीटा किसका है, बॉडी माइनस सराउंडिंग, देख लो, बॉडी माइनस सराउंडिंग फाइनली। और ये है बॉडी माइनस सराउंडिंग इनिशियली, और ये तो ई का पावर तो जो है वो है। अब इसको लगाना है, ये एकदम एग्जैक्ट तरीका है, इसमें आंसर में गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगा। आओ तो लगाते हैं उस प्रॉब्लम में।
तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो, अब आ जाओ, यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला समझाया था कि भाई देखो, डेल्टा थीटा फाइनल इज डेल्टा थीटा इनिशियल इंटू ई रेस टू द पावर माइनस के टी। तो पहला डेटा में लगाते हैं, ये 40 का है और ये 35 का है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर देख लो 20 का। तो यहाँ क्या लिखोगे, डेल्टा थीटा, तो 35 - 20 या 40 - 20? यहाँ पे क्या लिखे, 35 - 20 लिखे या 40 - 20 लिखे? 35 - 20 मतलब 15 हो गया, और क्या, 15 कर दो यहाँ पे। डेल्टा थीटा इनिशियल क्या लिखा जाएगा, 20। और ई रेस टू दी पावर के तो नहीं पता कितना है, लेकिन टाइम 10 मिनट दिया है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो कुछ नहीं करना है, वैसे ही छोड़ दो। थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, आ जाओ। ई रेस टू दी पावर -10 के इज इक्वल टू 3/4 का नाम 1 कर लेते हैं। फिर यही कहानी रिपीट करेंगे अगली बार। फिर से लिखते हैं। अब ये इनिशियल हो गया और ये हमारा फाइनल हो गया। आओ देखते हैं, तो बताओ क्या लिखे। थीटा, डेल्टा थीटा फाइनल क्या लिखा जाएगा बोलो, 35 - 20 या 30 - 20? यानी ये 10 हो गया। डेल्टा थीटा इनिशियल क्या लिखा जाएगा, 15। और ई रेस टू दी पावर -के इंटू, अपने को निकालना क्या है, टाइम ही तो निकालना है, तो टी को टी छोड़ देते हैं। यानी कि ई रेस टू दी पावर -KT कैन बी रिटर्न एज 2/3 का नाम 2 कर देते हैं। अब आपको हथकंडा अपनाना है, जो मर्जी है लगाओ, लेकिन अपने को टाइम चाहिए। यानी अपने को ये सब हटाना पड़ेगा, के वगैरह को। बताओ क्या करे कि के हट जाएगा। एक तो उपाय है कि दोनों तरफ एल ले लो। हाँ ठीक है, सोम सही कह रहा है कि एल ले लेते हैं सर। अगर हम एल ले लेंगे तो क्या होगा, देखो तो। एल अगर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स, देखना एक बार, -10 के इज ln 3/4। देख के बताओ मुझे, सही है क्या? क्योंकि ln e आएगा, और ln e मतलब हो गया log e बेस सी, जिसकी वैल्यू 1 होती है। वही काम यहाँ करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा देखो तो, -KT इज इक्वल टू ln 2/3। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करते ही के T/10 मस्ट बी इक्वल टू ln 2/3 डिवाइडेड बाई ln 3/4। क्या जरूरत पड़ने पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि log 2/3/log 3/4? बोलो। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको log 2 पता है कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2?
0.303। log 3 होता है 0.47। log 3 0.47। और log 4 को लिख देना 2 log 2। तो मुझे एकदम एग्जैक्ट यहां से टाइम निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट निकालना, अप्रोक्सीमेशन मत मारना। कितना आ रहा है मुझे एग्जैक्ट बताओ। टाइम की वैल्यू निकाल के देखो अच्छे से, एकदम पूरा आपको लगता है कि नहीं एकदम एग्जैक्ट, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करना। और टाइम निकाल के बताओ कितना आ रहा है। बताएं जरा अच्छे से क्या आ रहा है। 14.094। तो देखते हैं बाकी भी जरा फाइंड कर ले। बता दो क्या आ रहा है। ना दैविक कुछ ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन मारा है तू। 14.089 ऐसे कुछ आना चाहिए। मतलब आप देख सकते हो कि दोनों आंसर में एक स्लाइट डिफरेंस है। अब एक काम करते हैं, सुनो एक काम करते हैं, रुको। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आप मुझे दोनों मेथड से आंसर निकाल के दिखाना। ऐसा लेते हैं। 50 डिग्री सी से 50 डिग्री सी 10 मिनट में। चलो पहले तो डायरेक्ट एक थोड़ा सा बड़ा टेम्परेचर रेंज लेके देखते हैं क्या आता है। 50 से 40 डिग्री सी आने में कितना टाइम लगेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं अपना लोग 25 डिग्री सी। दोनों मेथड से आंसर निकालना है आपको, अप्रोक्सीमेशन वाले से पहले निकाल लो और फिर एग्जैक्ट वाले से निकालो।
तो मन अच्छे से देख, 20 मिनट कुछ ज्यादा ही लग रहा है। दैविक जी क्या कह रहे हैं कि 15 लग रहा है, किससे लग रहा है ये 15 अप्रोक्सीमेशन वाले से? और एग्जैक्ट वाले से 15.18। तो देखो मेरे हिसाब से तो जेई मेन वगैरह में अगर आता है तो फिर आपको अप्रोक्सीमेटेड वाला मेथड ही लगाना चाहिए। एडवांस वगैरह में आ जाए तो फिर आपको वो जो एग्जैक्ट मेथड है वही लगाना चाहिए। अरे सबका आ गया क्या, देख लो। आओ एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगा। इस बार ऐसा कर देते हैं, देखो। अगले 10 मिनट में टेम्परेचर कितना, पता करो। बस चैप्टर खत्म हो गया शुभम जी। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन अभी और करा देंगे, 10-15 मिनट और लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। दोनों मेथड से इसका भी आंसर लाओ। और ये तो बताओ कि वो मतलब कौन? और किससे ज्यादा एक्सपेंशन? और किससे ज्यादा एक्सपेंशन होने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो कुछ अलग क्वेश्चन होगा। अब उसको छोड़, अभी जो उसको नहीं बढ़ाया वो तेरे को अलग से बढ़ा दूंगा। अभी बीच में तो नहीं बढ़ा तो एकदम तू चुप हो जा, पहले ये वाला काम कर ले, तुझे अलग से कल बढ़ा दूंगा। या 12th वाले जो बच्चे हैं उनको कल से समझा दूंगा। ठीक है, जब बोले पढ़ा दूंगा। पहले ये वाला पूरा करो फटाफट, मुझे इसका एक दो छोटा छोटा काम और कराना है, जल्दी जल्दी करा देंगे अभी। नहीं, 60 कहाँ से ला रहा है रे? अरे 60 तो बहुत ही खतरनाक हो गया है। 50, 60 से 50। 50 से तो नीचे गिरेगा ना रे। ऊपर कहाँ से भाग रहा है तू? हाँ उसको ठीक कर ले, क्या आएगा देख ले। पहले अप्रोक्सीमेटेड वाले से आंसर निकालें और फिर एग्जैक्ट वाले से। ये बहुत छोटा सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, अगर आपको नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे इस टॉपिक में। दैविक जी कुछ प्रैक्टिस शुरू किए हैं थर्मोडायनेमिक्स का? थर्मोडायनेमिक्स स्पेसिफिक हीट तो थोड़ा बहुत स्कूल जब खुला था तभी कर रहे थे। बाकी एक्सपेंशन वगैरह ये सब पे प्रैक्टिस कीजिए। अरे पढ़ने के बाद सब आसान है शुभम, जब तक नहीं पढ़े तब तक
हर चीज मुश्किल है। अब जरा मुझे एग्जैक्ट मेथड से फाइंड करे। अरे कोई भी है, सब आसान है, चिंता ना कर तू। अब दोनों टाइम सेम आ गया। हाँ टाइम तो सेम दे ही रखा है, हाँ टाइम तो सेम दे ही रखा है। नहीं, बॉडी का टेम्परेचर, क्या बॉडी का टेम्परेचर भी सेम आ रहा है? हाँ। चलो अब ना देखो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा समझा देते हैं आपको, देखो। अब ध्यान से सुनना। एक हमने ले लिया क्यूब, ऐसा क्यूब ले लिया। सॉलिड क्यूब है ये, एल साइड का क्यूब है मान लो। इसका टेम्परेचर अपना कैपिटल टी है। इसको क्या किया हमने, मेल्ट करके एक स्फेयर बना दिया। और जाहिर सी बात है टेम्परेचर वही रखा गया होगा। कह रहा है बताओ कि दोनों बॉडीज का पावर रेडिएटेड का रेशियो क्या होगा और रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो क्या होगा। पहले पार्ट में पूछा है दोनों बॉडी का पावर का रेशियो, पावर रेडिएटेड रेशियो। और दूसरा दोनों बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग रेशियो। चलो एकदम अच्छे से सोच के बताना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको पिघला के ये बना दिया, बताओ रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो क्या होगा, ये सब अब तुम जानते हो ये सब बातें, कोई तुम्हारे लिए नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि एक दो प्रैक्टिस करवा देना आपको। सॉलिड क्यूब को मेल्ट करके एक स्फेयर बनाया गया है, सॉलिड स्फेयर बनाया गया है। दूसरा बताओ कि पावर रेडिएटेड का रेशियो क्या होगा, और दूसरा दोनों के रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो क्या होगा। जब सराउंडिंग के बारे में कुछ ना बोले तो आपको मानना है कि सराउंडिंग का कोई टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, सॉरी 0 केल्विन है। मतलब वो कोई हीट रेडिएट कर ही नहीं रहा होगा। जब तक सराउंडिंग के बारे में डिस्कशन ना करें आप यही मानोगे।
पावर रेडिएटेड का रेशियो क्या होगा और दोनों बॉडी के रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो क्या होगा, सोचे जरा अच्छे से। वन इज टू टू वन तो नहीं आएगा। इतना अच्छा आंसर तो नहीं आना चाहिए, कुछ गंदा टाइप का आएगा देख। सर दोनों सेम है मतलब, एक क्यूब था, क्यूब को मेल्ट करके स्फेयर बनाया है, तो पावर रेडिएटेड का रेशियो पूछा है तुझे। तो आप ये कह रहे हो कि पावर रेडिएटेड का रेशियो वन आ रहा है। हाँ वो तो होगा ही ना शुभम जी। रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो होगा पावर रेडिएटेड बाई एम इंटू एस, और एम इंटू एस दोनों के लिए तो सेम ही है, तो पावर रेडिएटेड का रेशियो रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो बराबर हो जाएगा। लेकिन पहले मुझे रेट पावर रेडिएटेड का रेशियो तो बताओ। 1:2 वगैरह ऐसा तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ गंदा सा कुछ होगा ना। देखना, अरे देख इधर सुन। इसका जो पावर रेडिएटेड होगा वो होगा सिग्मा ई, एस की जगह पे आ जाएगा 6L² इंटू टी का पावर 4। अब इसका जब लिखोगे तो आ जाएगा सिग्मा ई, एस की जगह हो जाएगा 4 पाई R² इंटू टी का पावर 4। दिक्कत सबसे बड़ा ये है कि एल और आर का रेशियो नहीं पता है, तो वो हम निकाल लेंगे ना, कर देंगे L³ इस 4/3 पाई R³। यहाँ से आर निकाल लो तो आर आ जाएगा 3/4 पाई, ऐसा और ऐसा। इस आर को जब यहाँ लाके डालोगे तो समझ में आ रहा है ना, गंदा सा कुछ आंसर आएगा, कुछ बहुत अच्छा थोड़ा ही आएगा। अरे समझ रहे हो ना, इस आर को लाके जब यहाँ डालोगे तो जो भी आंसर आना आएगा देखो, बहुत बढ़िया आंसर तो नहीं आ रहा है। अरे बोल कहाँ सन्नाटे में गए। ऐसे कुछ आ रहा है ना, घिच पिच तो आएगा, बहुत बढ़िया तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ ये समझ में आ रहा होगा कि पावर रेडिएटेड का रेशियो और रेट ऑफ कूलिंग दोनों का सेम होगा। रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो और पावर रेडिएटेड का रेशियो वो सेम हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू M/S D∆T/D∞, यानी रेट ऑफ कूलिंग विल बी पावर रेडिएटेड बाई M इंटू एस। एम तो दोनों का सेम ही होगा, एस भी दोनों का सेम ही होगा। तो बोलो क्लियर हुआ क्या सबको?
इतनी बातें हमको रेडिएशन में ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा हिडन थर्मोडायनेमिक्स +1 वाले बच्चों के लिए खत्म। लेकिन प्रैक्टिस करें। और शुभम जी, तेरा रेडिएशन का काम हो गया खत्म। अब तेरा एक रह गया है एक्सपेंशन, जो एक दो दिन मंडे को समझा दूंगा। कि देख ले, तू जो बोलेगा, +2 में 11th का तेरा बहुत कुछ पढ़ा दिए। और जो पूछना है पूछ ले। बस अपने को तो बस नंबर ही चाहिए। नहीं, एक दो बातें मैंने और सोच रखा है जो करवा दूंगा एग्जाम से पहले तुम लोगों को। चलो, आज क्लास यहीं पे द एंड कर दे रहे हैं। और हमारे +1 वाले बच्चे भैया मेहनत करें। हाँ प्राची जी, मेहनत करें। ऐसा नहीं कि कभी पढ़ लेते हैं कभी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो। और बेटा, थर्मोडायनेमिक्स का काम जरूर पूरा देखो। देखो, वही बात है ना, ये बच्चे नहीं समझते, हम समझाते हैं इन लोगों को। फिर भी अच्छा काम कर रहा है शुभम। लेकिन यही है कि और 2 साल पढ़ाया होता तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा होता है। लेकिन चलो, फिर भी अच्छा कर लेगा। कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, बाकी बच्चे मेहनत करें, कुछ नहीं है नंबर लेना, सब चीजें आपको पता होना चाहिए केवल। ठीक है बेटा देविक, मेहनत करें। आस्था, पूरा प्राची मेहनत करें। जितने बच्चे हैं ना, 10 बच्चे कम से कम, 10 बच्चे नहीं पढ़े तो क्या पढ़ेंगे यार बच्चे। एक बैच से 10 बच्चा आईआईटी में नहीं सेलेक्ट हुआ तो क्या मजा आया पढ़ाई में। एक दो क्या इसमें मजा आएगा। और हमारे +1 वाले बच्चे अच्छे हैं, मेहनती बच्चे हैं, थोड़े से नादान हैं, लेकिन इतना डायलॉग मारे हैं पिछले 1 साल में, तो कुछ तो असर होगा ही। बहुत समझाया है कि भैया पढ़ो। नहीं नहीं, ऑब्वियसली अच्छे हैं, तभी तो बुला के करा रहा हूँ, कभी एक्स्ट्रा क्लास लेके, कभी ये करके, कभी वो करके। हाँ दैविक, संडे को तो नहीं, मंडे को जो है, थोड़ा एक तो थर्मोडायनेमिक्स का काम करो, उसके कुछ डाउट्स लेंगे। है ना, थोड़ा थोड़ा सा करके काम कर लो। चलो, क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है ना। फिर मेहनत करो बेटा। तो मान, और तू और नहीं मेहनत किया ना, तुझे मैं ढूंढ दूंगा, सच बता रहा हूँ। मान भी बेचारा मिस कर रहा है कि सर क्लास में जब आते थे तो दो चार थप्पड़ उप्पड़ हमको लगाते थे। अगला चैप्टर बेटा हम लोग इलास्टिसिटी वाला करेंगे। इलास्टिसिटी, फिर सरफेस टेंशन, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स। बस वो एक बड़ा चैप्टर है, उसके बाद तो। हाँ नहीं नहीं, बच्चे अच्छे हैं। थोड़ा हमारा नियम भी कभी कभी भटक जाता है। 12th में आएगा तो सुधर जाएगा। चलो, क्लास एंड कर रहे हो बेटा, ठीक है, मेहनत करो सभी।